नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। होम मिनिस्टर अमित शाह ने आज 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अल्टीमेटम दिया है। अमित शाह ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन को कह दिया है कि अब उनका राजपाट केवल 4 महीने बचा है। अमित शाह का कहना है कि नरेंद्र मोदी का विजय रथ सितंबर 2024 से बिना रुके दौड़ रहा है। मोदी लगातार 4 राज्यों में एनडीए को जीत दिला चुके हैं और 2026 में बंगाल और तमिलनाडु की बारी है। एक चुनाव महाराष्ट्र में भी हो रहा है। बीएमसी और अन्य शहरों की नगर पालिकाओं के लिए 11 दिन बाद वोटिंग होगी। मुंबई से लेकर चेन्नई तक और केरल से लेकर कोलकाता तक चुनाव में एक ही ट्रेंड चल रहा है, हिंदू वोट। इसी हिंदू वोट के पीछे मोदी भी हैं, ममता भी हैं और इसी वोट के रास्ते आज राज उद्धव ठाकरे के रास्ते भी एक हो गए। 20 साल बाद राज ठाकरे शिवसेना के मुख्यालय सेना भवन पहुंचे। 20 साल बाद चचेरे भाई उद्धव ठाकरे के साथ राज ठाकरे ने बीएमसी चुनाव के लिए शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस का संयुक्त वचननामा जारी किया। शब्द ठाकरेचा यानी ठाकरे का वचन, इसे उद्धव और राज ठाकरे का साझा घोषणा पत्र कहा जा रहा है। इसका मकसद क्या है? मकसद है मुंबई के हिंदूवादी वोटर्स पर अपना दावा ठोकना। लेकिन क्या ये इतना आसान है? एक समय था जब मुंबई के हिंदू वोटर्स पर शिवसेना का पहला दावा होता था, लेकिन अब वो समय नहीं रहा। अब ठाकरे ब्रदर्स को हिंदू वोट के लिए लड़ना पड़ रहा है, खुद को हिंदू हित रक्षक बताना पड़ रहा है। हा महाराष्ट्र आहे, महाराष्ट्रामधल्या प्रत्येक शहरामधला महापौर हा मराठीच होणार। इथे कसलं हिंदू मराठी करताय तुम्ही? आणि मी त्या दिवशी म्हटलं नाही का तुम्हाला की आम्ही हिंदू आहोत, हिंदी नाही आहोत? तुम्हाला महाराष्ट्रातल्या या शहरांमध्ये मराठीचा मान हा तुम्हाला राखलाच पाहिजे। त्याच्यामुळे आमचा जो महापौर होईल तो मराठीच होणार, मुंबईचा महापौर मराठीच होणार। ज्वाइंट पीसी में जो राज ठाकरे ने कहा, उद्धव ने उसे हूबहू दोहराया। याचा अर्थ भाजप मराठी माणसाला हिंदू नाही का समजत? मराठी माणसाला हिंदू नाही समजत? मराठी जसं राज म्हणाला तसं आम्ही मराठी आहोत, अस्सल हिंदूच आहोत। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को यह कहने की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हार्ड हिंदू लाइन पकड़ रखी है। काही लोकांचं कसं असतं, जहां मिलेगा मुझको दाना वही बसेगा मेरा ठिकाणा। आता दाना पाणी वाल्यांना त्यांचा ठिकाणा कुठे आहे हे दाखवायचं आहे आणि मुंबईकरांचं हित जे जपतात त्यांचाच विचार आपल्याला करायचा आहे। बीएमसी चुनाव में बीजेपी एग्रेसिव हिंदुत्व की लाइन पर चल रही है। जो लाइन कभी बाला साहब ठाकरे की होती थी, वो लाइन अब फडणवीस की है। ठाकरे बंधु कहते हैं कि मुंबई का मेयर मराठी होगा। फडणवीस इससे 2 कदम आगे बढ़कर कह रहे हैं कि मुंबई का मेयर मराठी होगा, हिंदू होगा और महायुति का होगा। वो मुंबईचा महापौर कोण होणार असा मुद्दा देखील आला। मी परवा स्पष्ट सांगितलं, मुंबईचा महापौर महायुतीचाच होणार, मुंबईचा महापौर हिंदूच होणार आणि मुंबईचा महापौर मराठीच होणार। पण परवा वारिस पठाण बोलून गेले, मुंबई में बुरखे वाली मेयर बनेगी। आम्हाला वाटलं आता मराठी माणसाबद्दल बोलणारे तुटून पडतील, पण मला समजलंच नाही। अचानक भोंग्याचे सेल डाऊन झाले। सकाळचा भोंगा बोलेनाच, विचारलं तर तोंडातनं शब्दच निघेना। एक जण यांच्यातला बोलायला तयार नाही, हे त्याचं उत्तर देण्याकरता देखील तयार नाही। आता आम्हालाच त्यांना चार्ज करावं लागेल, तर कदाचित या भोंग्यातनं आवाज निघतील आणि म्हणून त्यांच्या छातीवर उभं राहून सांगतो, या ठिकाणी महापौर हिंदूच बनेल, या ठिकाणी महापौर मराठीच बनेल।
सोमवार 5 फरवरी को राज और उद्धव ठाकरे पहली ज्वाइंट रैली करेंगे। मुंबई में कुल मिलाकर 3 ज्वाइंट रैलियां होंगी। पहली वेस्टर्न सबर्ब्स में, दूसरी ईस्टर्न सबर्ब्स और तीसरी ज्वाइंट रैली शिवाजी पार्क में होगी। उद्धव और राज की एक मीटिंग नासिक में भी होगी, जहां कभी राज ठाकरे की एमएनएस सत्ता में थी। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ तो आ गए हैं, लेकिन दोनों भाइयों ने साथ आने में 20 साल की देरी कर दी है। इन 20 सालों में मराठी हिंदूवादी वोटर को बीजेपी ने अपना बना लिया है और जो बचे हैं उन पर एकनाथ शिंदे दावा ठोकते हैं। विकसित मुंबई का प्लान किया देवेंद्र फडणवीस जी ने। 2029 की मुंबई, 2035 की मुंबई, 2047 की मुंबई, मुंबई के डेवलपमेंट का विजन देवेंद्र फडणवीस जी ने तैयार किया है। मुंबई की जनता भावनात्मक आधारों पे नहीं जाएगी। मुंबई की जनता को ये मालूम है कि 2.5 साल मुख्यमंत्री जब उद्धव ठाकरे थे तब उन्होंने विकास की कोई राजनीति नहीं की, तो विकास से कोई नाता नहीं उद्धव ठाकरे जी का। वो कितना भी मैन्युफैक्चर देंगे, डेवलपमेंट का नाता क्या है उद्धव जी से? बीएमसी चुनाव का गणित समझिए। मुंबई में मराठी वोटर सबसे ज्यादा 25 से 30% है। गैर मराठी उत्तर भारतीय 22 से 25%, गुजराती और मारवाड़ी वोटर 17% है। दक्षिण भारतीय और अन्य को मिला दें तो 11% वोटर हैं। बृहन मुंबई रीजन में मुस्लिम वोटर 20 से 21% के करीब हैं। ठाकरे ब्रदर्स 25 से 30% मराठी वोटर्स पर फोकस कर रहे हैं। बीजेपी 80% हिंदू वोट पर चोट कर रही है, जिसमें मराठी हिंदू वोटर भी शामिल हैं। 2007 तक तो राज ठाकरे शिवसेना में थे ना। 1997 टू 2007 वो शिवसेना में ही थे और तभी शिवसेना की मुंबई की महानगर पालिका पर सत्ता थी। तो तभी राज ठाकरे जी ने क्या किया मुंबई के लिए, मुंबई के विजन के लिए। और मैं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों को यह सवाल करना चाहता हूं कि इन्होंने मुंबई की महानगर पालिका में 25 वर्षों में कितने मराठी युवकों को काम करने की संधि दी, अपॉर्चुनिटी दी, मौका दिया? इन्होंने बिल्कुल मौका नहीं दिया। तो काम चुनाव के लिए इनको मराठी याद आती है, चुनाव के बाद में ये मराठी को भूल जाते हैं। देश की सबसे अमीर महानगर पालिका बीएमसी के चुनाव 8 साल बाद हो रहे हैं। इन 8 सालों में मुंबई ने कई संकट झेले, लेकिन ऐन वक्त में मुद्दा हिंदू मुसलमान हो गया है। भारत की सबसे मजलूम अगर कोई अक़लियत है तो मुसलमान है। किसी से नाइंसाफी की जाती है तो मुसलमान है। किसी के बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते तो मुसलमानों के बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते। किसी को अगर हुकूमत के जुल्म का शिकार होना पड़ता है तो मुसलमान होता है। आप कान खोलकर सुन लो, मुसलमानों की सियासी लीडरशिप बनेगी इंशाअल्लाह ताला। ये संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता है। अब अबू आसिम साहब और अखिलेश यादव जानते हैं कि जिस दिन मुस्लिम अक़लियत की सियासी लीडरशिप बनेगी, इनकी दुकान खत्म हो जाएगी। तुम्हारी दुकान बंद करेंगे जो तुम खून चूसते हो हमारा, और आवाम का कोई फायदा नहीं करते। असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी AIMIM के लिए वोट मांगने आए तो लोकल मुद्दा छोड़कर बांग्लादेश से लेकर वेनेजुएला तक चले गए और इसी बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने लगे। ओवैसी कह रहे हैं कि अगर ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठवा सकते हैं तो मोदी पाकिस्तान में रहने वाले आतंकी सरगना को पकड़कर भारत क्यों नहीं ला रहे हैं? वेनेजुएला में ट्रंप ने अपनी फौज को भिजाकर वहां के एक जमहूरी तौर पर मुंतखब शुदा सदर को एक मुल्क से, उसी के मुल्क से उठाकर अमेरिका लेकर चले गए। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, जब ट्रंप अपनी फौज को भिजाकर वेनेजुएला से कदमी को उठा सकता है, जब सऊदी अरब यमन में मुखल्ला के पोर्ट पर बमबारी कर सकता है, मोदी जी हम आपको कह रहे हैं, आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजाकर उठाकर लाओ। अगर
अगर ट्रम्प कर सकता है तो क्या आप कम है? जब ट्रम्प कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी ने कहा था अब की बार ट्रम्प सरकार। महाराष्ट्र के लोकल इलेक्शन में इंटरनेशनल इश्यू डिस्कस करना भीड़ तो खींच सकता है, लेकिन वोट नहीं दिला सकता। वोट हासिल करने का सबका फॉर्मूला एक ही है, जाति और धर्म। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में जाति चली थी, बीएमसी चुनाव में शुद्ध धर्म कांटा लगाया गया है। वर्सोवा में उद्धव ठाकरे की पार्टी के एक कैंडिडेट का उर्दू वाला पर्चा खूब वायरल हो रहा है। उद्धव के सपोर्टर्स इसे फेक बताते हैं, लेकिन विरोधी इस मुद्दे को ले उड़े हैं। ओवैसी की पार्टी कह रही है कि ठाकरे बंधु मुसलमान के वोट तो चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों की तहजीब और उनकी भाषा से 2.5 हाथ की दूरी बनाकर चलते हैं। अब तो ये देखा जा रहा है महाराष्ट्र में कि ये जिसका नाम लिया उद्धव ठाकरे जी के जो कैंडिडेट्स है वो उर्दू में पर्चा बांध के प्रचार कर रहे हैं। अब देखिए बदलता है रंग आसमान कैसे के। जिनको आज तक उर्दू भाषा बोलने वालों से नफरत थी, वो अब प्रचार कर रहे हैं उर्दू के अंदर लिखकर पैम्फलेट पे। मैं पूछना चाहूंगा इनके सहयोगी राज ठाकरे से, अब क्या इनका इलाज करेंगे? आपके जो गुंडे रास्ते में घूमते वो तो ये बोल नहीं तो मारेंगे धड़ाधड़, क्या करेंगे उनके खिलाफ आप? तो यही हो रहा है ना पॉलिटिक्स में। वोट के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे। इनको लोगों के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है, बस इनको पोलराइज करना है, ध्रुवीकरण करना है। क्योंकि इतने साल ये भी सत्ता में रहकर अपनी तिजोरियां भर दी, मगर मुंबई के विकास के लिए कोई काम नहीं किया। मोदी विरोधी पार्टियां जहां देखा मौका वहीं मारा चौका वाली पॉलिटिक्स करती हैं। एक शहर में जिस पार्टी से लड़ती हैं, दूसरे शहर में उस पार्टी से गठबंधन करती हैं। देश भर में ओवैसी की पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहने वाली कांग्रेस ने वसई विरार में ओवैसी से गठबंधन कर लिया है। नरेंद्र मोदी की पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो अपनी लाइन बहुत सोच समझ कर तय करती है और शहर या सूबा बदलने पर अपनी लाइन चेंज नहीं करती। बीजेपी जिस लाइन पर महाराष्ट्र में चल रही है, बंगाल में भी उसकी वही लाइन है, शुद्ध सनातन हिंदू वोट। बीजेपी इस वोट बैंक में हिस्सा नहीं चाहती, बीजेपी को पूरा चाहिए। बंगाल में वही नारा काम कर रहा है जिसने महाराष्ट्र में काम किया था, बांटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। बंगाल में 70-30 का फॉर्मूला है, 70% हिंदू और 30% मुस्लिम। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बंगाल के 50% हिंदुओं के और 7% मुस्लिमों के वोट मिले थे। टीएमसी को 39% हिंदुओं ने और 75% मुस्लिमों ने वोट दिए थे। 2026 के चुनाव से पहले बीजेपी हिंदुओं को एकजुट कर रही है ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा हिंदू वोट मिले। बीजेपी 70% हिंदू आबादी का कम से कम 70% वोट चाहती है। ऐसा होने पर ही उसका वोट शेयर 50% पहुंचेगा। दूसरा फॉर्मूला यह है कि बीजेपी को कम से कम 60% हिंदू वोट मिले। ऐसा होने पर टीएमसी के वोट बैंक में 4% की सेंध लग जाएगी। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 4% वोट की शिफ्टिंग 26 के चुनाव का गेम चेंज कर देगी। 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 48.5% वोट मिले थे, बीजेपी को 38.6% वोट मिले थे। दोनों पार्टियों के वोट शेयर में 9.9% का अंतर था। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यह गैप कम किया। 2024 के चुनाव में टीएमसी को 46.16% वोट मिले थे, बीजेपी को 39.08% वोट मिले। इस तरह दोनों पार्टियों के वोट शेयर गैप घटकर 7.08% रह गया। अगर बीजेपी टीएमसी का वोट बैंक 4% तोड़ देती है और ये 4% वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो बीजेपी 43% पर पहुंच जाएगी और टीएमसी 42% रह जाएगी। बंगाल के क्लोज कंटेस्ट में बीजेपी को लगता है कि वो बाजी मार लेगी। बंगाल के हिंदुओं को एकजुट करने के लिए हर मुद्दे को यूज किया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा भी एक इशू है। बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल की कोलकाता नाइट राइडर्स टीम से रिलीज करवाना भी एक इशू है।
मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव पड़ जाना भी हिंदू जोड़ने के काम आ रहा है। और इन सबके ऊपर बांग्लादेशी घुसपैठिए का मुद्दा तो है ही है। न केवल घुसपैठ रोकेंगे, सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। तृणमूल कांग्रेस घुसपैठ नहीं रोक सकती। बंगाल की डेमोग्राफी खतरनाक तरीके से बदल रही है और आने वाला समय बहुत चिंताजनक। घुसपैठिए के रास्ते बीजेपी बंगाल के एक एक हिंदू को कनेक्ट कर रही है। यह बंगाल के चुनाव में काम आएगा, लेकिन यह सब एक दिन में नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए बेस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तैयार किया है। संघ लंबे समय से इस काम में लगा है। बीते 2.5 साल में संघ ने बंगाल में अपना दायरा तेजी से बढ़ाया है। 2023 में बंगाल में संघ की कुल 3560 शाखाएं थी, जो 2025 के अंत तक 4650 से अधिक हो गई हैं। आरएसएस पश्चिम बंगाल को 3 प्रांतों में बांटकर काम करता है। उत्तर बंग प्रांत में दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कूच बिहार, उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिणी दिनाजपुर और मालदा जिले आते हैं। यहां संघ की करीब 1200 शाखाएं चल रही हैं। मध्य बंग प्रांत में नदिया, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, पूर्वी बर्धमान, पश्चिमी बर्धमान, पुरुलिया, बांकुरा और हुगली जिले हैं। यहां संघ की सबसे ज्यादा करीब 1850 शाखाएं चल रही हैं। दक्षिण बंग प्रांत में झारग्राम, पश्चिमी मेदिनीपुर, पूर्वी मेदिनीपुर, हावड़ा, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना और कोलकाता जिले हैं। यहां संघ की करीब 1600 शाखाएं चल रही हैं। पश्चिम बंगाल के आदिवासी और दलित कम्युनिटी में बीजेपी का बेस बढ़ा तो इसके पीछे संघ है। अब संघ कोलकाता के आसपास के भद्रलोक में घुस रहा है। आश्चर्यजनक रूप से इसमें राम मंदिर और रामनवमी का मुद्दा सबसे बड़ा हथियार बना है। संघ, वीएचपी, बजरंग दल और बीजेपी पिछले कई साल से पश्चिम बंगाल में रामनवमी का जुलूस निकाल रहे हैं। हर साल इसमें हिंसा होती है। टीएमसी की सरकार पुलिस परमिशन नहीं देती। बीजेपी हाई कोर्ट से पुलिस परमिशन ले आती है, फिर रामनवमी का जुलूस निकलता है। दो 2025 में रामनवमी के मौके पर वीएचपी, बजरंग दल और बीजेपी ने मिलकर 3000 से अधिक रैलियां निकाली, जिसमें लगभग 2.5 करोड़ लोग शामिल हुए। 2026 में जब रामनवमी जुलूस का वक्त आएगा, तब बंगाल में चुनाव का वक्त होगा। संघ सावधानी से मुद्दे चुनता है और उस पर लंबे समय तक टिका रहता है। ऐसा ही एक मुद्दा है लव जिहाद का। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एमपी के भोपाल में इसके बारे में एक बयान दिया और घंटे भर में यह बयान महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक फैल गया। पहले भागवत का बयान सुनिए, फिर ओवैसी का रिएक्शन सुनिए। एक माता होती है जिसके कथन पर बच्चा वैसे करता है, तो इस सारे व्यवहार में क्या सीखना क्या नहीं सीखना, इसका विवेक देने वाली माता है। बच्चे की जो नैतिक घड़ंत है वो 12 साल तक पूरी हो जाती है, घर में ही पूरी होती है। उसकी मुख्य शिल्पकार तो माता रहती है। अगर कोई बालिग है, 18 साल 21 साल के है, अगर वो अपना फैसला ले रहे तो मेरी पसंद नापसंद का मामला नहीं है, कानून उनको इस बात की इजाजत देता। और अगर लव जिहाद हो रहा तो डेटा क्यों नहीं देते पार्लियामेंट में? तुम 11 साल का तो रिकॉर्ड दो ना, तुम चलो आप जितने प्रदेशों में है उसका रिकॉर्ड दे दो लव जिहाद का, कि भाई ये लव जिहाद हुआ, बताओ। और तीसरी बात ये, लव जिहाद को डिफाइन कर दे बीजेपी और मोहन भागवत। व्हाट इज लव जिहाद? आप पार्लियामेंट में तो बोलना नहीं चाहते उसको, आप डिफाइन कर दो। ओवैसी बिहार के चुनाव में दूसरी बार कमाल करने के बाद बंगाल पहुंच रहे हैं। वहां हुमायूं कबीर पहले से स्टेज सेट करके बैठे हुए हैं। ममता बनर्जी के लिए मुर्शिदाबाद और मालदा, 2 मुस्लिम बहुल जिलों में सबसे ज्यादा मुश्किल खड़ी होने वाली है। मुर्शिदाबाद जिले में विधानसभा की 22 सीटें हैं। 2021 के चुनाव में ममता ने 22 में से 20 सीटें जीती थी। बीजेपी को केवल 2 सीटें मिली थी। मालदा जिले में विधानसभा की 12 सीटें हैं। 2021 के चुनाव में ममता ने 12 में से 8 सीटें जीती थी और बीजेपी को 4 सीटें मिली थी। सिर्फ 2 जिलों से ममता ने 28 सीटें जीत ली थी। मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बनाकर ममता को चुनौती दे रहे हैं
और मालदा में तृणमूल की पूर्व सांसद मौसमी नूर को कांग्रेस को अपने में शामिल करा लिया है। ममता बनर्जी के 30% मुस्लिम वोट में 3 हिस्सेदार आ गए हैं, हुमायूं कबीर, ओवैसी और कांग्रेस। अगर मुर्शिदाबाद और मालदा का मुस्लिम वोट मट गया तो इसका असर अगल बगल के जिलों पर भी पड़ेगा। तब ममता का चौथी बार मुख्यमंत्री बनने का सपना टूट जाएगा। ममता को मालूम है कि इस बार कुर्सी पर बड़ा खतरा है, इसलिए उनकी जुबान कड़वी होती जा रही है। वो मोदी के लिए, अमित शाह के लिए और बीजेपी के लिए जहर बुझे नश्तर की तरह बयान दे रही हैं। अमित शाह ने बंगाल का पहला चुनावी दौरा किया तो ममता ने गालियों की बौछार कर दी। दुर्योधन, दुशासन, शकुनी मामा, दुराचारी, दंगाकारी, व्यभिचारी, दुशासनकारी, विभ्रांतिकारी, स्वेच्छाचारी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, ये सब ममता बनर्जी ने एक सांस में बोल दिया। একজন দুঃশাসন এসছেন বাংলায়, ভোট আসলে দুর্যোধন আর দুঃশাসনরা আসেন, ওদের চোখে দেখবেন, দু চোখে দেখলেই আতঙ্ক হবে, এই বুঝি কিছু ক্ষতি করতে এলো রে, এলো রে, এলো রে, এলো রে, গেল রে, গেল রে, গেল রে। দুঃশাসন বাবু এসছেন, শকুনি মামার চেলা চামুন্ডারা ঘুরে বেড়াচ্ছে আর বলে বেড়াচ্ছে বাংলায় নাকি 1.5 কোটি লোকের নাম বাদ যাবে। কেন? ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी बुआ के रास्ते पे ही चल रहे हैं। अलीपुरद्वार की पब्लिक मीटिंग में उन्होंने बीजेपी नेताओं को जहरीला सांप कह दिया। बीजेपी के सांसद और सांप एक है। आप अगर अपने घर के पीछे 1 सांप छोड़ दो, 2 सांप छोड़ दो, 18 सांप छोड़ दो या 12 सांप छोड़ दो, सांप तो सांप ही रहेगा। मौका मिलेगा तो आप ही को काटेगा। आप जिसको दूध पिला के बड़ा किया वही आपको काटेगा, वही सांप। तो इस बार भाई एक भी सांप नहीं रखना इस बंगाल का मिट्टी में, और खास करके इस अलीपुरद्वार का मिट्टी में। सियासी विरोधियों के खिलाफ हर पार्टी बयान देती है, हर नेता विरोधी पर अटैक करता है। नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को तमिलनाडु भेजा तो अमित शाह ने अनुमान के मुताबिक ही डीएमके पर तगड़ी चोट की। लेकिन आप शब्दों को पढ़ लीजिए, इसमें गाली नहीं है। तमिलनाडु सरकार का एकमात्र उद्देश्य है स्टालिन जी के बेटे उदयनिधि को मुख्यमंत्री बनाना। मैं आज तमिलनाडु की जनता को कहने आया हूं, तमिलनाडु के अंदर अब ये परिवार की राजनीति को समाप्त करने का समय आ गया है। पहले करुणानिधि जी, फिर स्टालिन जी और अब उदयनिधि। स्टालिन बाबू, आपका ये स्वप्न पूरा नहीं होने वाला है। नरेंद्र मोदी की पार्टी उन राज्यों में अपना बेस बढ़ा रही है जहां वो पहले कभी चुनाव नहीं जीती। मोदी की पार्टी बीएमसी चुनाव जीतेगी तो फर्स्ट टाइम होगा। मोदी की पार्टी बंगाल चुनाव जीतेगी तो फर्स्ट टाइम होगा। और मोदी की पार्टी अगर तमिलनाडु चुनाव में अच्छा परफॉर्म करती है तो यह भी फर्स्ट टाइम होगा।